हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और मजे में होंगे। चलिए पढ़ते हैं विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। बोलते समय बोलने वाले को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए भी रुकना पड़ता है। इसके लिए कहीं अधिक समय रुकना पड़ता है और कहीं कम समय के लिए रुकना पड़ता है। रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अपविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। आइए एक एक करके विस्तार पूर्वक जानें इन चिन्हों के बारे में। तो पहले जानेंगे हम पूर्ण विराम के विषय में। यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है, जिसे सदा सत्य बोलो पूर्ण विराम। किसी को मालूम नहीं कि वह कहाँ से आया, पूर्ण विराम। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पूर्ण विराम। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पूर्ण विराम आएगा। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियां इस प्रकार है। पहला है एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मीरा, श्वेता, गरिमा, इन तीनों के बीच में अल्प विराम लगेगा और अनुराधा खेल रहे हैं। वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है। इसमें परिश्रमी, ईमानदार और स्वस्थ के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। दूसरा, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो कुछ भी देखा देखा जाएगा, तो जो कुछ के बाद अल्प विराम। वह पढ़ता तो बहुत है पर सफल नहीं होता, वह पढ़ता तो बहुत है के बाद अल्प विराम। तीसरा, यह वह तब तो आदि के स्थान पर, जब आप आए मैं पढ़ रहा था, तो जब आप आए के बाद अल्प विराम। जो घड़ी आपने भेजी थी मुझे मिल गई, जो घड़ी आपने भेजी थी, इसके बाद अल्प विराम आएगा। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा हाँ या नहीं के पश्चात मित्रों, मित्रों के बाद अल्प विराम। मुझे आज घर पर अवश्य कार्य है। रमेश, रमेश के बाद अल्प विराम। मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। हाँ, हाँ के बाद अल्प विराम। मैं भी चलूंगा। और अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए, जैसे अभिवादन में पूज्य दादी और प्रिय मित्र के बाद आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। समापन में भवदीय तुम्हारा प्रिय मित्र के बाद अल्प विराम का प्रयोग। पता, जैसे 14A के बाद अल्प विराम, सिविल लाइन के बाद अल्प विराम। दिनांक में जैसे 2 जून, इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। और जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग। अगला है उद्धरण से पहले, यानी अध्यापक ने कहा, इसके बाद अल्प विराम। पृथ्वी गोल है। तीसरा है अर्धविराम। अर्धविराम ऊपर बिंदु और नीचे अल्प विराम का प्रयोग इसमें करते हैं। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, वहां अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश और गोपी आए थे, तो यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ। ये सब अब वहां जाएंगे। जो काम में आज पूरा नहीं कर सका, इसके बाद अर्धविराम, वह कल पूरा हो जाएगा, यानी कि आधा रुकना। अर्धविराम में आधा रुकना होता है। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए उसके अंत में पूर्ण विराम ना लग के प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। वह कौन है, इसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ऊपर डंडा और नीचे बिंदु। कैसा सुहावना मौसम है। छी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितनी बदबू आ रही। अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, फिर तुम आ गए। अगला है उपविराम। ये 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, इसके बाद उपविराम का प्रयोग होगा। नाटक आदि में संवाद से पूर्व भी इसका प्रयोग होता है। जैसे गौरव, उपविराम आएगा, सच कहा तुमने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सलीम, उपविराम आएगा, सच कहा तुमने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अतिरिक्त जब किसी बात को अलग करके दिखाना हो, जैसे सांप्रदायिकता, उसके बाद अपविराम आएगा, एक कोण। 7वें नंबर में निर्देशक चिन्ह।
उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे पहले नंबर पे वचन के दो भेद होते हैं, इसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, एक वचन और बहुवचन। दूसरा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, निर्देशक चिन्ह आएगा लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद निर्देशक चिन्ह आता है। नाटक के पात्रों अथवा वक्ताओं के संवाद से पूर्व भी, जैसे विनोद, निर्देशक चिन्ह आएगा पढ़ाई कैसी चल रही है। रमेश, निर्देशक चिन्ह अच्छी चल रही है, इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है। किसी कथन को उद्धृत करते समय, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, निर्देशक चिन्ह आएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आठवां है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, विवरण चिन्ह, इसमें दो बिंदु और एक डैश, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 9वें नंबर पे है योजक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह आएगा, माता पिता के बीच में आएगा योजक चिन्ह, वन गमन इसके बीच में योजक चिन्ह, तुम सा में योजक चिन्ह, कभी कभी इसके बीच में योजक चिन्ह, एक तिहाई के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाइफन। 10वें नंबर पे आता है कोष्टक। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में किया जाता है। पहला है समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे वह दूर की सोचने वाला है, तो दूर की सोचने वाले को क्या लिखते हैं, दूरदर्शी, तो उसे कोष्टक में रखेंगे। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे 1 2 3 4 नंबर लिखने हैं तो उसे कोष्टक में रखेंगे, क ख ग लिखना है तो कोष्टक में लिखेंगे। तीसरा नंबर है वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्पष्ट करने के लिए लिखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसे कोष्टक में लिखेंगे। सादा जीवन व्यतीत करते हुए। 11वां है संक्षेप सूचक। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर को ड लिखकर और शून्य लगा देंगे, पंडित के लिए भी प और शून्य, प्रोफेसर के लिए प्रो और शून्य लगा देंगे। 12वें नंबर पर त्रुटि पूर्वक या हंस पद चिन्ह। जब कुछ लिखने से छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं, अगर इनमें कोई शब्द छूट गया है तो हास्यप्रद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर उस शब्द को वहां पर लिख देते हैं। 13वें नंबर पे है उद्धरण चिन्ह। इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब इस दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके पूर्व अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, अल्प विराम लगाएंगे और दोहरे उद्धरण चिन्ह को शुरू करेंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और उद्धरण चिन्ह बंद। वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रविंद्र, रविंद्र को इकहरे उद्धरण चिन्ह रखेंगे, शब्द में दीर्घ संधि है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें कामायनी इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर आएगा। तो बच्चों, हमने विराम चिन्ह पढ़े, उसके सारे भेद जान लिए इस पाठ के द्वारा। अब विराम चिन्ह का अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।